चैप्टर 8। अब हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ का हत्या करके एक नए वंश का शुभारंभ किया था। लेकिन उससे पहले हम लोग मौर्य काल में अब देशी शासक और विदेशी शासक मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद मगध में कौन कौन आया उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देशी शासक में शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश और महामेघवाहन वंश, ये देशी शासक हुए। और मौर्योत्तर काल के जो विदेशी शासक रहे वो इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण वंश रहा। अब हम लोग शुंग वंश की बातें में इसका जो संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग ने था। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। बृहद्रथ ने बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में पुष्यमित्र को अनारी कहा है। पुष्यमित्र कट्टर ब्राह्मणवादी था। शुंग वंश के इतिहास के बारे में साहित्यिक जानकारी और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य प्राप्त होती है। साहित्यिक स्रोत में पुराण में वायु पुराण और मत्स्य पुराण है। इससे पता चलता है कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। हर्षचरित्र इसकी रचना बाणभट्ट ने की थी। इसमें अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की चर्चा है। इससे पता चलता है पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे और इस ग्रंथ में यमनों के आक्रमण की चर्चा है। गार्गी संहिता, इसमें भी यमन आक्रमण का उल्लेख है। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। महामालिका अग्निमित्रम, यह कालिदास की नाटक है जिसमें शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधि का ज्ञान प्राप्त होता है। दिव्यावदान, पुष्यमित्र शुंग को अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला बताया गया है। दिव्यावदान में पुरातात्विक जो स्रोत है वो अयोध्या अभिलेख है। इस अभिलेख को धनदेव ने लिखा है। इसमें पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए 2 अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। बेशनगर का अभिलेख, यह यमन राजदूत हेलियोडोरस का है जो गरुड़ स्तंभों पर खुदा हुआ है और भागवत धर्म का लोकप्रियता का पता चलता है इससे। बरहुत का लेख, इसमें भी शुंग काल के बारे में जानकारी मिलती है। उपर्युक्त साक्ष्यों के अतिरिक्त सांची, बेशनगर, बोधगया आदि स्थानों से प्राप्त स्तूप और स्मारक शुंगकालीन कला और स्थापत्य की विशेषता का ज्ञान कराते हैं। शुंग काल की कुछ मुद्राएं कौशाम्बी, अहिच्छत्र, अयोध्या, मथुरा से प्राप्त हुई जिसमें तत्कालीन ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की सेनापति था। दिव्यावदान से पता चलता है वह पुष्यमित्र का पुत्र था। धनदेव के अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। पतंजलि उसके अश्वमेध यज्ञों के पुरोहित थे और पतंजलि पुष्यमित्र के राजपुरोहित भी थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पुष्यमित्र बौद्ध धर्म के उत्पीड़क था। पुष्यमित्र ने बौद्ध विहारों को नष्ट किया, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की थी। संभवतः पुष्यमित्र बौद्ध विरोधी था, इसलिए बरहुत स्तूप बनाने का श्रेय पुष्यमित्र बौद्ध विरोधी था, लेकिन बरहुत स्तूप बनाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को ही दिया जाता है। विजय अभियान में पुष्यमित्र के शासनकाल में कई विदेशी आक्रमण के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। पुष्यमित्र के राजा बन जाने पर मगध साम्राज्य को बहुत बल मिला। जो राज्य मगध की राजधानी अधीनता त्याग चुके थे, पुष्यमित्र ने उसे फिर से अपने अधीन कर लिया। पुष्यमित्र ने अपने विजय अभियानों से सीमा का विस्तार किया। बरार का विजय। विदर्भ का शासक यज्ञसेन था। मौर्यों की तरफ से विदर्भ के शासक पद पर नियुक्त हुआ था, परंतु मगध साम्राज्य की दुर्बलता का लाभ उठाकर उसने स्वयं को विदर्भ को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। यज्ञसेन को शुंगों का स्वाभाविक शत्रु बताया गया है। पुष्यमित्र के आदेशों में अग्निमित्र
ने उस पर आक्रमण किया, उसे परास्त कर विदर्भ को फिर से मगध साम्राज्य में मिला लिया। कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्निमित्रम में यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका और अग्निमित्र के प्रेम कथा का वर्णन है। खारवेल का युद्ध। खारवेल से जो युद्ध हुआ था। मौर्य वंश के अंतिम दिनों में कलिंग नरेश, वर्तमान उड़ीसा, भी स्वतंत्र हो गया था। कलिंग के राजा खारवेल था। खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था। हाथी गुम्फा लिखत से ऐसा प्रतीत होता है। यमन आक्रमण। पुष्यमित्र शुंग के समय में यमन आक्रमण हुआ। इसके वर्णन मल्लिकाग्निमित्रम में मिलता है। डेमेट्रियस डिमित्र नामक यवन शासक पुष्यमित्र के समकालीन थे। गार्गी संहिता के महायुग पुराण में विवरण मिलता है। यमन साकेत और मंथुरा के अधिकार करने के बाद पाटलिपुत्रा पहुंच गए थे। पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। पुष्यमित्र के राजत्व काल में ही अग्निमित्र विदिशा के गोप्ता बनाया गया। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक में अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी का वर्णन दिया गया है। अग्निमित्र के बाद पुराणों में क्रमशः वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, आंध्रक, पुलिंदक, घोष, वज्रमित्र, भागवत, देवभूति नामक राजाओं का वर्णन मिलता है। भागवत या भागभद्र ने भागवत धर्म का ग्रहण किया। देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था। देवभूति इस वंश का जो शुंग वंश था उसका अंतिम शासक था। इसके मंत्री वासुदेव ने इसकी हत्या कर एक नए वंश कण्व वंश की स्थापना की। तो देवभूति की हत्या उसके मंत्री वसुदेव ने किया और कण्व वंश का स्थापना किया। शुंगकालीन कला। विदिशा का स्तंभ, गरुड़ स्तंभ, भैजा का चैत्य और विहार, अजंता की 9वां चैत्य विहार, नासिक और कार्ले का चैत्य, मथुरा की अनेक यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां शुंग कला का प्रदर्शन करता है। शुंग काल में विदिशा के राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व सर्वाधिक हो गया था। शुंग काल में ही संस्कृत भाषा और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। इस उत्थान में महर्षि पतंजलि का विशेष योगदान था। मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना भी शुंग काल में ही हुई थी। इस काल में भागवत धर्म का उदय और विकास हुआ और वासुदेव कृष्ण की उपासना प्रारंभ हुई। मौर्य काल में स्तूप कच्ची ईंटों और मिट्टियों की सहायता से बनती थी, परंतु शुंग काल में इसके निर्माण में पाषाण का प्रयोग किया गया। शुंग राजाओं के काल वैदिक और ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण का काल माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया और उसके बाद जब देवभूति की हत्या हो जाती है उसके मंत्री वासुदेव के द्वारा, तो और वासुदेव एक कण्व वंश की स्थापना करती है। अब हम लोग कण्व वंश के बारे में जानेंगे। तो कण्व वंश के संस्थापक वसुदेव थे। शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति की हत्या कर वसुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की नींव रखी। इसकी जानकारी हर्ष चरित्र से प्राप्त होती है। वासुदेव ब्राह्मण वंश का था। वैदिक धर्म और संस्कृति संरक्षण का जो परंपरा शुंगों ने प्रारंभ की थी उसे कण्व वंश ने जारी रखा। इसमें 4 शासक हुए: वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मन। अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या 30 ईसा पूर्व में सिमुक ने कर दी और एक नवीन ब्राह्मण वंश आंध्र सातवाहन वंश की नींव डाली। तो सुशर्मन की हत्या 30 ईसा पूर्व में सिमुक ने कर दिया और सातवाहनीय वंश का नींव डाला। अब आंध्र सातवाहनीय वंश 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक का काल माना जाता है। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सातवाहन वंश का शासन क्षेत्र मुख्यतः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक था। पुराणों में इसे आंध्र भृत्य कहा गया है। अभिलेखों में सातवाहन कहा गया। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान थी। इसकी राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। इस वंश की जानकारी हमें अभिलेख, सिक्के, स्मारक तीनों से प्राप्त होती है जो निम्नलिखित हैं। रानी नागरिका का नाना घाट अभिलेख,
गौतमीपुत्र सतकर्णी के नासिक से प्राप्त 2 गुहालेख, गौतमी बलश्री का नासिक गुहालेख, वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी का नासिक गुहालेख, वशिष्ठ पुत्री पुलुवामी का कार्य अभिलेख, यज्ञश्री सतकर्णी का नासिक अभिलेख इसका जानकारी हमको देता है। सातवाहनीय वंश किसी न किसी रूप से 3 शताब्दियों तक बना रहा, जो प्राचीन भारत में किसी वंश का सर्वाधिक काल रहा है, क्योंकि 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक के बारे में अब हम लोग जानते हैं। सतकर्णी प्रथम, यह सातवाहन वंश का पहला यशस्वी शासक था। उनकी उपलब्धियों की जानकारी रानी नागनिका के नाना घाट अभिलेख से पता चलता है। सतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, 1 राजसूय यज्ञ कराए। सतकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथपति अप्रतिहत चक्र की उपाधियां धारण की। सतकर्णी प्रथम ने मालव शैली की गोल मुद्राएं और अपनी पत्नी का नाम पर रजत मुद्राएं उत्कीर्ण करवाए। उसके सिक्के पर श्री 7 सतकर्णी के सूचक का उल्लेख मिलता है। सातवाहन वंश में हाल महानतम शासक था। हाल नामक महानतम शासक था। वह एक बड़ा कवि, कवियों और विद्वानों को आश्रय दाता था। हाल ने गाथा सप्तशती नामक एक मुक्तक काव्य की रचना की। इसकी भाषा प्राकृत थी। उसकी राजसभा में बृहत कथा पैशाची प्राकृत भाषा में रचिता गुणाढ़ और कांतक नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन निवास करते थे। और गौतमी पुत्र सतकर्णी का जो शासन काल रहा है 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक रहा है। गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। उसकी विजय की जानकारी माता गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से प्राप्त होता है। इस अभिलेख में उसे अद्वितीय ब्राह्मण या एक ब्राह्मण कहा गया है। इस अभिलेख के अनुसार उसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। गौतमी पुत्र सतकर्णी के वनकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा बेनकटक नामक नगर की स्थापना की। इसके अलावा उसने राजा और विंध्य नरेश की उपाधि धारण की। उसने बौद्ध धर्म को अजकालिय के और कार्ले के बौद्ध भिक्षु को नामक करकज नामक ग्राम दान में दिए। उसका साम्राज्य संभवतः उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। नासिक से चांदी के लगभग 8000 सिक्के प्राप्त हुए, जिसमें एक तरफ नहपान, दूसरी तरफ गौतमी पुत्र सतकर्णी का नाम उल्लेखित है। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था। वशिष्ठी पुत्र पुलुमामी गौतमी पुत्र सतकर्णी के बाद उसका पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी शासक बना। आंध्र प्रदेश पर विजय के पश्चात उसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया। पुलुमावी ने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पेठान या प्रतिष्ठान को बनाया। पुलुमावी ने अपना राजधानी पेठान को बनाया। पुलुमावी दक्षिणापथेश्वर भी कहा गया है। पुराणों में इसका नाम पुलोमा मिलता है। पुलुमावी की उपलब्धियां का वर्णन कन्हेरी अभिलेख महाराष्ट्र से मिलती है, जिसमें दावा करता है कि उसने शक शासक रुद्रदामन को पराजित कर उसकी पुत्री से विवाह किया। रुद्रदामन अपने गिरनार अभिलेख में पुलुमावी को 2 बार पराजित करने का दावा करता है। पुलुमावी के बाद शिवश्री सतकर्णी और शिव सतकर्णी बाद में राजा हुए। यज्ञश्री सतकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। उसने शकों के विजित क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। यज्ञश्री सतकर्णी व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। उसके सिक्के पर जहाज के चित्र यज्ञश्री सतकर्णी के सिक्के पे थे। इससे उनके जल यात्रा और व्यापार के प्रति प्रेम झलकता है। उसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात से प्राप्त हुए हैं।
यज्ञश्री की मृत्यु के बाद सातवाहनों का साम्राज्य विभाजित हो गया, जिसका मुख्य कारण विद्रोह और केंद्रीय शासन की दुर्बलता थी। सातवाहनीय संस्कृति। सातवाहन युग दक्कन के भौतिक संस्कृति के स्थानीय उपदान और उत्तर के विशिष्टीय दोनों का मिश्रण है। प्रशासनिक व्यवस्था में सामंतिक लक्षण का आभास सर्वप्रथम सातवाहन के काल में ही मिलता है। इस काल में सामंतों को 3 श्रेणी, जैसे प्रथम राजा, द्वितीय महाभोज, तृतीय सेनापति, जिलों को आहार कहा जाता था। सातवाहन काल में अधिकारी को आमत्य, महामात्य कहा जाता था। ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासक गोलमिक कहलाता था। गोलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। और कर का जो भाग था, 6ठा भाग कर के रूप में प्राप्त करता था। मिलिंद पनाहो और महावास्तु से व्यवसायियों और शिल्पियों के श्रेणियों का पता चलता है, जिसके प्रधान को श्रेष्ठन कहा जाता था। इस काल के आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों व्यापार होते थे। पश्चिमी देशों के साथ साथ श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि के भी जल व्यापार से होता था। सातवाहन काल में व्यापार व्यवसाय के में चांदी और तांबे के सिक्के का प्रयोग होता था, जिसे करसापन कहा जाता था। सातवाहनों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए थे। सातवाहनों ने शीशे का सिक्का चलाया था। सोने की मुद्रा को स्वर्ण कहा जाता था, जो 35 चांदी के करसापन के बराबर होता था। सातवाहन राजाओं का नाम मातृ प्रधान है, किंतु सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन के उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। समाज में अंतरजातीय विवाह होता था। राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म का पराश्रय देती थी, जबकि पुरुष वैदिक धर्म को। सातवाहनों ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्रामदान की प्रथा प्रारंभ की, और गाथा सप्तशती में प्रारंभ में ही शिव की पूजा की गई है, और इंद्र, कृष्ण, पशुपति, गौरी की पूजा का भी उल्लेख इसमें मिलता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी के नासिक प्रशस्ति में अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। कला और भाषा इन लोगों के सातवाहनी का प्राकृत था और लिपि ब्राह्मी थी। स्थापत्य कला में कार्ले का चैत्य और अमरावती स्तूप कला का विकास से इस जानकारी मिलती है। कलिंग के चेदी वंश। अब हम लोग चेदी वंश के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कलिंग के चेदी वंश से संबंधित जानकारी का मुख्य स्रोत खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। इस अभिलेख से स्पष्ट पता चलता है कि इस वंश की स्थापना महामेघवाहन नामक व्यक्ति ने किया था। खारवेल इस वंश का महान शासक था। जैन तीर्थंकर ऋषभ देव की मूर्ति मगध से लाने में सफल हुआ, जिसका 3री शताब्दी में पूर्व मगध शासक महापद्मानंद कलिंग से ले गया था। तो कलिंग से लेकर के महापद्मानंद मगध लाया, और मगध से फिर खारवेल का शासक खारवेल जो था वो उसको अपने यहाँ ले गया। हाथी गुम्फा अभिलेख में जैन लोगों को ग्राम देने का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में दक्षिण के 3 राज्य चोल, चेर, पांड्य का उल्लेख है, और उस तीनों राजाओं को हराने का भी उल्लेख उसमें किया गया है। खारवेल ने अनेक गुहा अभिलेख विहार बनाए, जिससे साक्ष्यों से पता चलता है। उदयगिरी में 19, खंडगिरी में 16 गुहा विहारों का निर्माण हुआ, और महाविजय प्रसाद किसी विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया भव्य भवन था। अब हम लोग देशी शासक को पढ़ लिए, अब हम लोग विदेशी शासक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इंडो ग्रीक, हिंद, यवन। मौर्योत्तर काल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर लगातार हमले हुए। पहला आक्रमण हिंद यूनानी द्वारा किया गया। इंडो ग्रीक की भारत विजय का इतिहास यूथिडेमस के शक्तिशाली पुत्र डेमेट्रियस प्रथम के समय से ही प्रारंभ होता है। प्रमुख शासक जो है विदेशी शासक इंडो ग्रीक का वो है डेमेट्रियस प्रथम। भारत की सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय डेमेट्रियस प्रथम को ही जाता है। उसने 183 ईसा पूर्व के लगभग पंजाब के कुछ भागों को जीतकर
साकल आधुनिक सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। डेमेट्रियस ने भारतीय राजा की उपाधि धारण की और यूनानी और खरोष्टी दोनों लिपि वाले सिक्के चलवाए। डेमेट्रियस के बाद यूक्रेटाइस ने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। बैक्ट्रिया में यमनों के अंतिम शासक हेलियोक्रिज था। बैक्ट्रिया में यमनों का अंतिम शासक हेलियोक्रिज था। 125 ईस्वी पूर्व के लगभग बैक्ट्रियों से यवन शासन समाप्त हो गया। वहां शकों का राज स्थापित हो गया। मिनांडर सबसे प्रसिद्ध हिंद यूनानी शासक हुआ, संभवतः मिट्रिडाटेस कुल का था। मिनांडर को बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है। वह बौद्ध अनुयायी था। बौद्ध धर्म मिलिंद पनाहों में बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर के बीच वाद विवाद या वार्ता का उल्लेख मिलता है। उसकी राजधानी साकल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर के सिक्के पर धर्म चक्र अंकित मिलता है। वह पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के के लिए द्रम शब्द यूनानी भाषा से ही लिया गया। यूक्रेटाइड्स वंश का सबसे प्रतापी शासक एंथियालिज ने हेरोडोटस को शुंग शासक भागभद्र के दरबार में भेजा, जिसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। हार्मियस यूक्रेटाइड्स वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के साथ ही पश्चिमोत्तर भारत में यमनों का लगभग 200 वर्षों का शासन समाप्त हो गया। यूनानियों की देन, राजत्व में दैवीय सिद्धांत, सांचों में सिक्का निर्माण की विधि, मुद्राओं पर राजा का नाम, चित्र, तिथि अंकित कर प्रचलन, काल गणना, संवत का प्रयोग, सप्ताह के 7 दिन, 12 राशियों का कैलेंडर, भारत में ज्योतिष कला का विकास और एक नवीन शैली हेलेनिस्टिक कला का विकास होता है। और भारतीय रंगमंच में पर्दा प्रथा का प्रचलन भी यूनानियों का ही देन है। उसके बाद शक मूलतः सीरिया के उत्तर में निवास करने वाले थे। शक बोलन दर्रे से भारत आए। भारतीय स्रोतों में शकों को सीथियन कहा गया है। शक 5 शाखाओं में विभक्त थे: अफगानिस्तान में, मथुरा में, ऊपरी दक्कन में, पंजाब में और पश्चिमी भारत में। पश्चिमी क्षत्रों को छहरात या नासिक के नहापान और कदार्मक वंश, उज्जैन के रुद्रदामन सबसे प्रसिद्ध शासक थे। शकों में प्रमुख शासक जो है शक का, उसको हम लोग देखेंगे। तो प्रमुख शक शासक जो था वो हम लोग पढ़ते हैं। तक्षशिला के शासकों में मेगा या माउस प्रमुख था। उसे प्रथम शक शासक माना जाता है। उसने अनेक सिक्के प्राप्त हुए। नहपान महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में शक शासकों ने छहरात वंश की नहापान सबसे प्रसिद्ध आदमी था। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी से वह पराजित हुआ था और नहपान के सिक्कों पर उसके लिए राजा संबोधन हुआ है। उसके सिक्के अजमेर से नासिक तक मिलते हैं। रुद्रदामन प्रथम भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी हुआ। उसके राज्याधिकार में सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़, गुजरात का एक बड़ा भूभाग था। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील गुजरात का जीर्णोद्धार कराया। तो रुद्रदामन सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। इस झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। उस समय सौराष्ट्र प्रांत का शासक सुविशाख था। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने बड़ी सबसे विशुद्ध संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। इस वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। रुद्र शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने उसे पराजित करके पश्चिमी क्षत्रपों को अपने राज्य में मिला लिया। अब हम लोग पल्लव वंश या पार्थियन वंश का जानकारी हासिल करते हैं। पार्थियन लोगों का मूल निवास ईरान था। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियन लोगों का आधिपत्य हुआ।
शक के बाद पार्थियन लोगों का अधिपत्य हुआ। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेटस प्रथम था। पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोंड फर्निज 20 से 41 ईस्वी के बीच में रहा। ख्रोष्टी लिपि में उत्कीर्ण तख्ते बही अभिलेख में उसे गुदुवर कहा गया है। फारसी में उसका नाम बिंदकर्ण कहा गया है, जिसका अर्थ है यश विजयी। इस राज्य का अंत कुषाणों के द्वारा हुआ। अब हम लोग कुषाण वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। कुषाणों ने पार्थियन शासन का अंत कर स्वयं को राष्ट्र सत्ता स्थापित की। इन्हें यूची तोचरियन तेखारी भी कहा जाता है। उसका मूल स्थान चीन की सीमा पर स्थित चीनी तुर्किस्तान था। प्रमुख शासक जो है कुषाण वंश का, वो हम लोग अब देखेंगे। कुजुल कड़फिसस। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसस ने की। उसने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के चलाए। विम कड़फिसस भारत में कुषाण शक्ति की वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने सिंधु नदी पार करके तक्षशिला पंजाब पर अधिकार कर लिया। उसने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। सिक्कों पे एक और यूनानी लिपि, दूसरी और ख्रोष्टी लिपि उत्कीर्ण था। वह शैव मतानुयायी था। उसने महेश्वर की उपाधि धारण की। उसने कुछ सिक्के पर शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृति भी मिलती है। उसने अपने शासन में काल में अनेक उपाधियां तथा महाराज, राजाधिराज, महेश्वर, सर्वकालेश्वर आदि उपाधि धारण की। अब हम लोग कनिष्क के बारे में जानते हैं। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक था। उसने 78 ईस्वी में अपना वर्तमान में भारत सरकार 78 ईस्वी में राज्यारोहण किया। इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया। इसे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यह 21 या 22 मार्च को प्रारंभ होता है। रोमन सम्राट की भांति कनिष्क ने कैसर सीजर की उपाधि धारण की। शकों की भांति क्षत्रप शासन प्रणाली लागू की। कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर, पुरुषपुर, दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के मुक्त हृदय से संपोषण और संरक्षण किया। उसके समय में कश्मीर के कुंडल वन में वासुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी और मौर्य वंशीय शासक अशोक के बाद कनिष्क ही बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक था। कनिष्क ने अनेक बौद्ध विहारों, चैत्यों और स्तूपों का निर्माण कराया। पुरुषपुर जो पेशावर है स्तूप उसके समय का प्रसिद्ध स्तूप है। इसके दरबार में पार्श्व, अश्वघोष, वासुमित्र, नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे चिकित्सक विद्यमान थे। कनिष्क कला और संस्कृति के महान संरक्षक था। उसके शासन में मूर्ति कला का गांधार और मथुरा शैली का जन्म हुआ था। कनिष्क ने चीन से रोम जाने वाली सिल्क मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। चीन से रोम जाने वाली सिल्क मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां के प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष और बुद्ध का भिक्षापात्र और एक अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया था। महास्थान बोगरा में पाई गई सोने की मुद्रा पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति अंकित है। मथुरा में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है जिसमें उन्होंने घुटने तक छेगा और पैरों में भारी जूते पहने हुए दिखाया गया है। कनिष्क का चीन के शासक पान चानाओं से युद्ध हुआ, जिसमें पहले कनिष्क की पराजय हुई, बाद में विजय हुई। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क के द्वारा जारी किए गए तांबे के सिक्के पर उसने बलि वेदी पर बलि देते हुए दिखाया गया है। बलि वेदी पर बलि देते हुए दिखाया गया है कनिष्क को। हुविस्क वशिष्ठ का उत्तराधिकारी था। उसने कश्मीर में हुस्कपुर नामक नगर की स्थापना करवाई। इसका उल्लेख कल्हण की राजतरंगिणी में किया गया है।
उसके सिक्कों पर शिव, स्कंद, विष्णु आदि देवताओं की आकृतियां का उत्कीर्ण मिलता है। वह संभवतः रुद्रदमन द्वारा पराजित हुआ और मालवा शासकों के हाथों में चला गया। कनिष्क कुल का अंतिम महान सम्राट वासुदेव ही था। कनिष्क के दरबार में संरक्षण प्राप्त विद्वान अश्व घोष चतुर्थ बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष और उच्च कोटि के साहित्यकार था। बुद्ध चरित और सूत्रालंकार उसकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। नागार्जुन वह दार्शनिक और विद्वान वैज्ञानिक था। उसकी रचना मार्टिन लूथर से की जाती है। उसने अपने ग्रंथ माध्यमिका सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वासुमित्र चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। उसने बौद्ध ग्रंथ महाविभाष्य शास्त्र की रचना की, जो बौद्ध जातकों का टीका है। उसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। चरक आयुर्वेद के आचार्य और कनिष्क के राजवैद्य माने जाते हैं। मौर्योत्तरकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। इस काल में छोटे छोटे राज्य थे। यद्यपि उत्तर में कुषाणों और दक्षिण में सातवाहनों ने काफ़ी विस्तृत प्रदेशों पर राज किया, किंतु न तो सातवाहन न ही कुषाणों के राजनीतिक संगठन में वह संकेंद्रीकरण हो सका जो मौर्य काल की प्रमुख विशेषता उस समय की थी। मौर्योत्तर काल के विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों का नियंत्रण में रखने के लिए राजतंत्र का दैवीय तत्वों का समाविष्ट करने की प्रवृत्ति अपनाई गई। चीनी शासकों के अनुरूप कुषाण राजाओं ने मृत राजाओं की मूर्तियां स्थापित करने के लिए मंदिर बनवाने की प्रथा देवकुल प्रारंभ की। चीनी शासकों के अनुरूप कुषाण राजाओं ने देवपुत्र जैसी उपाधियां धारण की। मूर्ति पूजा का आरंभ कुषाण काल में ही माना जाता है। नाना घाट अभिलेख में भूमि दान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। कुषाण ने राज्य शासन में छत्र प्रणाली चलाई। प्रशासन की व्यवस्था के लिए सातवाहन साम्राज्य के अनेक विभागों में बांटा गया, जिसे आहार कहा गया है, जिस प्रत्येक आहार आमत्य के अधीन होता था। कुषाणों ने प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली प्रारंभ की। कुषाण लेखकों ने पहली बार दंडनायक, महादंडायक जैसे पदाधिकारियों का उल्लेख इसमें मिलता है। आर्थिक व्यवस्था। हिंद यवन शासकों के सोने के सिक्के चलाए। उसने सिक्कों पर द्विभाषिक लेख लिखे हुए थे। एक तरफ यूनानी भाषा, यूनानी लिपि और दूसरी तरफ प्राकृत भाषा ख्रोष्टी लिपि में। कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। सोने को सिक्के को निष्क या स्वर्ण कहते थे। चांदी के सिक्कों को सतमान कहते थे। तांबे के सिक्कों को काकनी कहते थे। वाणिज्य और व्यापार। आर्थिक रूप से इस काल का उल्लेख उज्ज्वल पक्ष वाणिज्य व्यापार का प्रगति था। इस काल में भारत का मध्य एशिया और पाश्चात्य विश्व के साथ घनिष्ठ व्यापार शुरू हो गया था। व्यापार की उन्नति के कारण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नए वर्ग का उदय हो रहा था। इस समय व्यापार मुख्यतः अरब सागर के तटवर्ती बंदरगाहों पर होता था। इस काल में बारबोरिका सिंधु के मुहाने पर, अरी कामेडू पूर्वी तट पर और बेरी गाजा या भरोच आदि महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। कुषाणों ने चीन से ईरान, पश्चिम एशिया तक जाने वाली रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखा और रेशम मार्ग आय का बहुत बड़ा स्रोत था। कुषाणों ने चीन से ईरान और पश्चिम एशिया तक जाने वाले रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखा। प्रथम शताब्दी में अज्ञात यूनानी नाविक ने अपने पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में भारत द्वारा रोम की निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का विवरण दिया है। रोम को निर्यातित वस्तुएं काली मिर्च, मलमल, हाथी दांत की वस्तुएं, इत्र, चंदन, कछुए की खोपड़ी, केसर, जटामासी, हीरा आदि का व्यापार होता था, निर्यात करता था। रोम से आयातित वस्तुओं में शराब के 2 हत्थे वाला कलश, शराब, सोने चांदी के सिक्के, पुखराज, टीन, तांबा आदि आयात होता था। पश्चिम के लोगों को भारतीय काली मिर्च इतना प्रिय था कि संस्कृत में काली मिर्च के नाम ही यवन प्रिय पड़ गया। ईसा की पहली सदी में
बुस्पालस नामक ग्रीक नाविक ने अरब सागर से चलने वाले इस मानसून हवाओं की जानकारी दी। शिल्प और उद्योग, व्यापार और विनिमय में मुद्राओं का प्रयोग मौर्योत्तर युग में सबसे बड़ी देन है। इस काल का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। साटक नामक वस्त्र के लिए मथुरा, वृक्ष के रेशों से बने वस्त्र के लिए मगध, मलमल के लिए बंग और पुडु क्षेत्र और मसालों के लिए दक्षिण भारत प्रमुख था। तो इस काल का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। और साटक नामक वस्त्र के लिए मथुरा, वृक्ष के रेशों से बने वस्त्र के लिए मगध, मलमल के लिए बंग और पुंडु क्षेत्र और मसालों के लिए दक्षिण भारत प्रसिद्ध था। अब इसमें जो कुछ है, निगम के जो प्रधान है वो श्रेष्ठी कहलाते हैं, श्रेणी के प्रधान प्रमुख और पुग के प्रधान ज्येष्ठक कहलाते हैं। ज्येष्ठियों को उत्तर भारत में सेठ और दक्षिण भारत में श्रेष्ठी कहा जाता था। मौर्योत्तर काल में ही शैव धर्म के अंतर्गत पाशोपात संप्रदाय का विकास हुआ, जिसके प्रवर्तक लुकुलिस को माना जाता है। और चार वर्णों का विषय तो पहले से मौजूद था। धार्मिक व्यवस्था में भक्ति के साथ साथ अवतारवाद का परिकल्पना भी इसमें जुड़ गया इस काल में, और अवतारवाद के साथ साथ मूर्ति पूजा भी की जाने लगी। इस काल में कई विदेशी शासक विष्णु के उपासक बन गए। आर्य देवताओं के समांतर गैर आर्य देवता भी स्थापित हो गए, जैसे गणेश, कार्तिकेय, मातृदेवी, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, सर्प पूजा आदि। मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म और उसकी महायान शाखा का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा आरंभ हुई। इसका प्रचलन ब्राह्मण समुदाय में भी हुआ। संभवतः भारत में सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियों की पूजा की गई, महायान शाखा की। कला और संस्कृति में दो कला का विकास हुआ, एक गंधार कला का, एक मथुरा कला का। गंधार कला मध्य उत्तर पश्चिम में गंधार की कला का एक शैली का विकास हुआ, जिसे गंधार शैली कहा गया। इस शैली में इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बौद्धिक शैली भी इसको कहा जाता है। सर्वाधिक विकास कुषाण काल में ही हुआ। गंधार कला के अंदर मूर्तियों के शरीर की आकृति को सर्वथा यथार्थ दिखाने का प्रयत्न किया गया है। इस काल का विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई है, किंतु निर्माण का ढंग यूनानी था। गंधार मूर्ति कला में बुद्ध की मूर्ति यूनानी देवता अपोलो की मूर्ति के समान बनाई गई है। गंधार शैली की उत्पत्ति का स्रोत पश्चिम एशिया माइनर और हेलेनिस्टिक कला है। गंधार कला के अंदर बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरदा मुद्रा की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। तो धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा का गंधार शैली से बनाया गया फोटो। मथुरा कला में मौर्योत्तर काल में विकसित हुई मथुरा कला की मूर्तिकारों ने विभिन्न देशी परंपराओं का सम्मिश्रण से इस कला का जन्म हुआ, जिसमें बुद्ध की विलक्षण प्रतिमाएं बनी। परंतु इस जगह की ख्याति कनिष्क के सिरविहीन खड़ी मूर्ति से लेकर है। जैन धर्मानुयायियों ने भी मथुरा मूर्ति कला की शैली का प्रश्रय दिया, जिसमें शिल्पियों ने महावीर की एक मूर्तियां बनाई। इस शैली में मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। कुषाण शासकों के द्वारा भी इसका संरक्षण किया जाता था, अतः इस काल में इसका विकास हुआ। बुद्ध का धर्मचक्र, परिवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, भूस्पर्श मुद्रा आदि मूर्ति का निर्माण भी किया गया। मथुरा कला का भरूच और सांची की कलाओं के निकट का संबंध रहा है। गंधार कला और मथुरा कला में अंतर है। गंधार कला में गहरे नीले काले पत्थर का प्रयोग किया जाता था, जबकि मथुरा कला में लाल पत्थर का प्रयोग किया जाता था। इसका संरक्षक शक और कुषाण था गंधार कला का, और मथुरा कला का सिर्फ कुषाण था। गंधार कला में यथार्थवादी मूर्ति बनाई जाती थी और मथुरा कला में आदर्शवादी। और दोनों में गंधार कला में मुख्यतः बुद्ध की मूर्ति बनाई गई और मथुरा कला में बौद्ध, जैन, ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियां बनाई गई। और मौर्योत्तर कालीन साहित्य।
पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। उस समय पूर्ववर्ती व्याकरणाचार्य पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी का टीका है। सबसे प्रसिद्ध स्मृति मनुस्मृति दूसरी सदी में लिखी गई। अश्वघोष रचित सौंदरानंद बुद्ध के सौतेले भाई अंगद के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का प्रसंग पर आधारित है। अश्वघोष के नाटकों के कुछ भाग मध्य एशिया का एक बिहार से प्राप्त हुए। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख संस्कृत काव्य का अनूठा उदाहरण है और सुई बिहार के अभिलेख में भी संस्कृत का प्रयोग हुआ है। तो कुछ मौर्योत्तर कालीन साहित्य उनके रचनाकार हम लोग जानेंगे। गाथा सप्तशती इसके रचनाकार हाल थे। महाभाष्य पतंजलि, चरक संहिता चरक, नाट्य शास्त्र भरत मुनि, मिलिंद पनाहो नागसेन, कामसूत्र वात्सायन, सौंदरानंद या बुद्धचरित, अश्वघोष, स्वप्न वसनपदत्ता भास, चारुदत्ता भास और उरुभंग भास। तो इस प्रकार हमारा 8वां अध्याय मौर्योत्तर काल खत्म हुआ। अब हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।